चलिए हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी थी और एक बार फिर बता देता हूँ कि हैवी मेटल्स खासतौर पर जिनका सिलेबस में जिक्र किया गया हुआ है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्वेटिक लाइफ के लिहाज से। नंबर वन, उनकी डिटेक्शन और कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि केमिस्ट्री बेस्ड हैं सारे के सारे। और सेकंड, कल आपको मैंने पीएच के हवाले से मैं अभी बात कर रहा था तो जूम बंद हो गया था जी। किसी को याद रहा हो कि लास्ट टॉपिक जो आपने सुना था जूम के बंद होने से पहले क्या बात चल रही थी, क्योंकि पीएच पेपर मेथड एक्सप्लेन हो गया था। जहाँ तक मुझे याद है मैं पीएच मीटर को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन स्टेटमेंट कहाँ तक पहुंचा था ये आप बताएंगे। जो आपने सुना था तो बताएगा जी। आखिरी स्टेटमेंट जो हमारा चल रहा था वो क्या था जब जूम बंद हुआ है? सर आप बता रहे थे कि कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो पॉइंट्स में भी 2 पॉइंट्स तक आगे जो है वो देते हैं ठीक हो गया मेजरमेंट। सर जी, ठीक हो गया। चलिए, बहरहाल हमारे पास कॉलेज में जो हमने परचेज किए थे वो तो सिंपल जिसको हम कहते हैं पेन टाइप, पेन या मार्कर की शेप में होते हैं। और मैंने खुद चेक करके वो परचेज किया था उसको, लेकिन उसका रिजल्ट वहाँ पे उसका रिजल्ट बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे आके किया तो वो उसका रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल पीएच पेपर जो मेथड है वो अ, मौजूद है, रेडीमेड है, हर वक्त मौजूद है और हर लैब में मौजूद होता है। और चूँकि हमें इन जनरल जो रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट हमें ये देखना है कि वो किस ट्रिक है, बेसिक है, किस हद तक है। अ, जी जस्ट अ मिनट, ये आपको देखते हुए वेट करना पड़ेगा मैं। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। बहरहाल याद रखिएगा कि चूँकि पीएच पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं और जिस लेवल पे हमने अभी काम करना है फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि कम अज़ कम पीएच पेपर मेथड से ही आपकी चीज़ के पीएच को मालूम करना है। और जस्ट में पानी जो भी मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ सोर्स से आएगा, और आमतौर पर जो पानी है वो 6, 7, 8 इस रेंज में ही मिलेगा। लेकिन अगर हाईली पोल्यूटेड वाटर हो किसी छप्पड़ से या इंडस्ट्री के करीब जाने वाला पानी, तो वो वेरिएबल पीएच का हो सकता है, इससे डिफरेंट पीएच हो सकती है। बहरहाल ये थी जी इंस्ट्रक्शंस। आपने ये जो है दोनों प्रैक्टिकल्स पीएच वाला और पीएच वाला अपने 2-3 डिफरेंट सैंपल्स के लिहाज से कि जी ये फलां जगह का पानी है, फलां जगह का पानी है, उसके हवाले से इसको लिखना भी है और उसमें एट्रीब्यूट भी करना है कि किस वजह से हो सकता है, इसमें क्या चीज़ है, या ये इसकी डिस्कशन कहलाएगी। प्रोसीजर, मटेरियल, मेथड, प्रोसीजर, पानी कहाँ से लिया गया हुआ है और पीएच पेपर से इसकी पीएच कितनी आ रही है, ये सब चीज़ें। बहरहाल ये था जी एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो मेटल्स आयंस के हवाले से खास तौर पर वो बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री बेस्ड है, लेकिन उसमें आपने उसकी उस डिटेल पे नहीं जाना है जिस तरतीब से केमिस्ट्री में किया जाता है। वो डिटेक्ट करते हैं ग्रुप वाइज के जी हमने पहले ये टेस्ट किया है, इस ग्रुप की कोई चीज़ नहीं है, फिर ये किया है। वो बहुत लेंथी है, हमें जस्ट सिर्फ एक उसके हवाले से रिक्वायर्ड है। अब फर्ज कीजिए कॉपर को चेक करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत से वहाँ पे दिए गए होंगे टेस्ट आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक में। फिर आपने ऐसे किया है तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कॉपर मौजूद है प्रेजेंट, और मजीद उसी को आपने 2-3 मुख्तलिफ मेथड से फिर टेस्ट करना है तो वो कन्फर्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं सेम टेस्ट दे रही हैं, लेकिन जब कन्फर्मेटिव टेस्ट यानी बहुत से टेस्ट किए जाएँ तो सारे के सारे टेस्ट सेम नहीं हो सकते। कोई 1-2 टेस्ट आपसे मिल जाते हैं, सब टेस्ट आपसे नहीं मिलते होते। पहले ये थी इंस्ट्रक्शंस आपके प्रैक्टिकल के हवाले से, जो कि हमारा इनिशियल प्रैक्टिकल है। मैंने लास्ट टाइम आपको कल भी बताया था कि हम पोल्यूशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ लिया हुआ है। इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, उसके बाद इसको छोड़ के हम अदर की तरफ आ जाएंगे ताकि सिलेबस के तमाम पार्ट्स साथ साथ चलते रहें। सिलेबस के लिहाज से वाटर पोल्यूशन में जो आखिरी हेडिंग दिया हुआ है सिलेबस में वो है वेटलैंड सीवेज ट्रीटमेंट। वेटलैंड सीवेज ट्रीटमेंट। इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो बता देता हूँ। आपको याद होगा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन होती है वो क्या होती है। उसमें वहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने जिक्र किया था कि चूँकि मिट्टी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है। रेतीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, किस तरह की है, उसके मुताबिक पानी की पर्कुलेशन या रन ऑफ का प्रोसेस होता है।
अब यहाँ पे जो वेटलैंड्स हैं, क्या आप ऑलरेडी इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, समझते हैं वेटलैंड क्या होता है? क्लास में से कोई बताना चाहेगा जी? व्हाट इज़ अ वेटलैंड? व्हाट आर वेटलैंड्स? ऐसी जगह जिधर पानी खड़ा रहता हो, सैचुरेटेड हो मट्टी उसकी पानी से। आपकी बात तो ठीक है जो आपने कही है, लेकिन इसकी मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत है। बात ठीक है आपकी, लेकिन मज़ीद वज़ाहत चाहिए। सर इसमें वो आ सकता है जहाँ पे वाटर लेवल काफी ऊंचा हो, ज्यादा हो। हाँ, ये भी रिलेटेड है, सारा से पॉइंट रिलेटेड है ये भी, और जी ठीक है, इसके अलावा और कोई? दोनों बातें दुरुस्त आप लोगों की। समथिंग एल्स, कोई एग्जांपल? देखिए कि जब चीज़ों को बयान कर रहे होते हैं, जब उसकी एग्जांपल सामने आती है तो फिर वो क्लियर होता है कि ये कैसी चीज़ है, वही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। आपकी भी जो बात कही है दोनों बातें, अमीर हमजा की बात भी ठीक थी और फिरसा ने भी ठीक कहा है। और कोई जो कुछ कहना चाहते हो जी? चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं लफ्ज़ों के साथ साथ। वेट लैंड और वेट नमी पानी को शो करते हैं। मैं एक दो लफ्ज़ और बोलने लगा हूँ, आप उसके साथ जब इसको रिलेट करेंगे तो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए आप एक पहाड़ी इलाके में हैं, पहाड़ी इलाके हमेशा ऊँचे होते हैं लेकिन ऊँचे-नीचे होते हैं, कहीं ऊँचा कहीं नीचे। अगर तो वजह ऊँचा-नीचा ही है, जैसे कि हमारे बहुत से आम पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे जैसे ही बारिश होगी, पानी ऊँचाई से नीचाई की तरफ जाना हो जाए। अब जैसे हमारे मैदानी इलाकों में, अब चूँकि पंजाबी का लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है, छप्पड़ एक बहुत मशहूर मालूम लफ्ज़ है। देहाती इलाकों में, इवन शहरों के अंदर भी आपको छप्पड़ नज़र आ जाते हैं, मिल जाते हैं। और हम अपने शहर की मिसाल लेते हैं। मैं एक जगह का ज़िक्र कर रहा हूँ। सब लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी जिसको कचहरी कहते हैं, इस इलाके से वाकिफ़ हैं और मे बी आप में से कुछ बच्चे इस साइड से आते हों या गुज़रते हों। स्टेशन से मलिक अनवर रोड जो है नॉर्थ की तरफ आती है, अब यूँ कहिए कचहरी के करीब पहुँचती है। स्टेशन से जब स्टेशन को हम क्रॉस करते हैं, आगे कब्रिस्तान है, वहाँ पे काफ़ी अरसे तक, बहुत अरसे तक, अब वो ख़त्म हो गया जब सड़क बनी है नई, वहाँ पे पार्शियल छप्पड़ होता था। दूसरी जगह जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, अब में से किसी ने मोहल्ला रसूल नगर, कचहरी वाला फाटक क्रॉस करें, तो आगे मोहल्ला रसूल नगर है, जहाँ जी जी किया। एक बहुत मशहूर क्लिनिक है, डॉक्टर नईम बेग का क्लिनिक है, बिल्कुल रोड के ऊपर फाटक को क्रॉस करके। अब जिस जगह पे डॉक्टर नईम का क्लिनिक है, उसके सामने आपको मार्केट नज़र आएगी, बहुत सी दुकानें नज़र आ रही हैं। ये जहाँ पे ये दुकानें हैं, इससे ऑनवर्ड पूरी की पूरी जो नॉर्थ का इलाका है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा छप्पड़ होता था। और मैं बात कर रहा हूँ, ये है जी ज़िक्र 1970s का। मैं 1970 के ज़माने की बात कर रहा हूँ, 1970s मेरे बचपन का दौर है। अ, यहाँ भी छप्पड़ था बहुत बड़ा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपने जो मेन रोड है शेखुपुरा की, उसमें लियाकत स्कूल के सामने एक पार्क बना हुआ है, गालिबन जिन्ना पार्क के सामने कोई नाम दिया हुआ है। आई एम श्योर सब लोगों ने वो देखा होगा, लियाकत स्कूल के सामने पार्क, मेन रोड के ऊपर, जिसके आगे पेट्रोल पंप है, मियाँ खालिद का पेट्रोल पंप। ये उस जगह की यस बात है। सर, देखा है। चलें, 2 जगह हो गई। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट शोपियां के लिहाज से, सिटी शोपियां के लिहाज से 3 जगहों का ज़िक्र कर दिया, और भी हैं और बहुत सी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 का ज़िक्र किया। और जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1970s के ज़माने की बात कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है कि ये मेरे बचपन का दौर है। उस वक़्त यहाँ पे जिन जगहों को मैंने नाम लिया, बड़े-बड़े छप्पड़ मौजूद थे, और ज़ाहिर है कि शहर के अंदर थे, छप्पड़ थे और शहर के अंदर थे। देहाती इलाकों में भी छप्पड़ इस तरह से काम है। जो जगह भी नीची हो, जब भी बारिश होगी, तो उसमें पानी वहाँ पहुँच जाएगा, ड्रेन होके एक, या जैसा कि देहाती इलाकों में होता है कि लोग अपना गंदा पानी सारे का सारा छप्पड़ में डाल देते हैं जो घरों से आ रहा होता है। बहरहाल ये तो स्पेसिफिक था छप्पड़ के लिहाज से, लेकिन अगर छप्पड़ ना भी हो, एक इलाका ऊंचा नीचे है, जिस जगह पे भी इस तरह से थोड़ा सा डिप्रेशन मौजूद है, छप्पड़ का मतलब है किसी भी जगह पे अगर थोड़ा सा एक डिप्रेस्ड एरिया मौजूद हो, तो डेफिनेटली वहाँ पे जगह नीची होने के पास जब भी पानी अवेलेबल होगा, खासतौर पर बारिश का पानी, रन ऑफ पानी, किसी और जैसे आने वाला पानी, फ्लड का पानी, तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा नमी हो, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पौधे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोफाइट के नाम से पहले से वाकिफ़ हैं, ये लफ्ज़ आपने चूँकि लोअर क्लासेस में भी पहले से पढ़ा हुआ है।
ये था जी कि वो कौन सी जगह हो सकती है। या देखिए हमारे पहाड़ी इलाकों में भी पॉसिबल होता है। अब वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। बाज़ जगह पे तो झीलें मौजूद हैं, आप झील्स लेक्स के नाम से वाकिफ हैं पहले से। और बाज़ जगह पे झील तो नहीं होगी, जस्ट हल्का सा डिप्रेशन, वहाँ पे पानी खड़ा हो जाए और वहाँ पे भी कुछ पौधे ग्रो हो जाए। अभी चंद साल पहले बहुत मशहूर मारूफ ज़लज़ला आया था, और बहरहाल भी ये आपके बचपन का दौर होगा, जब कश्मीर और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बहुत से लोग मुतासर हुए थे। ये किसी को याद है जी ज़लज़ले के बारे में कुछ चीज़? किसी को अपने बचपन के हवाले से याद रहा हो? सर वो 8 अक्टूबर वाला? हाँ जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर वाला। 8 अक्टूबर 2005। उस वक़्त आप लोग किस साइज़ के थे, यानी किस एज में थे? 5 साल के थे, 5-6 साल के। जी, चलें वेल, लेकिन 5-6 साल की चीज़ें याद रह जाती हैं कि नहीं याद रहती? जब आपकी एज 5-6 साल हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें बंदे को याद रह जाती हैं, क्योंकि ज़लज़ला कोई इस तरह की चीज़ थी कि वो तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा याद रहने वाली चीज़ में शुमार होता है। यस सर। अ, जी, चलें बहरहाल जब वो ज़लज़ला आया था तो वहाँ पे कुछ नई झीलें बन गई थीं, कुछ झीलें बंद हो गई थीं, कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई और कुछ और झीलें बन गई, कुछ लोलैंड्स और कुछ मज़ीद हाईलैंड्स एरियाज़ पैदा हो गए। पहले ये सारे का सारा बैकग्राउंड तारुफ था जी कि लोलैंड्स और वेटलैंड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब डिपेंड करते हुए फर्दर कि वहाँ पे मिट्टी, सॉइल की कंडीशन कैसी है। मिट्टी रेतली है, मिट्टी चिकनी है, मिट्टी मिक्स किस्म की है। जिस तरह की जगह होगी उसके लिहाज से वो जगह एक इफेक्टिव जगह बन सकती है, जहाँ पे पानी की सफाई का अमल कुदरती तौर पर हो सकता है। इसमें फिर प्रॉब्लम हुई है कि अगर तो नेचुरल पानी का फ्लो हो रहा हो तो फिर तो ये एरिया बहुत ही मुफीद है, क्योंकि वो पानी पर्कुलेट डाउन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल राइज कर जाएगा और आसपास के इलाकों में पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अब हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है कि जब आप शहरों का या इंडस्ट्री का गंदा पानी डाल देते हैं बगैर साफ किए हुए, तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि बजाय ठीक होने के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा खराब हो जाती है। बहरहाल इन जनरल जो सारा कुछ सामने रखते हुए कि वेटलैंड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पानी आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं कि नॉर्मल पानी है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड नहीं है। डिपेंड करते हुए एरिया पे, लोकेशन पे, सीज़न पे, हालात पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं। एक वहाँ पे वेजिटेशन कौन सी है, पौधे कौन से हैं, या उसके रास्ते में जहाँ से पानी फ्लो करके आ रहा है, वहाँ पे प्लांटेशन कैसी है। और दूसरी चीज़ मिट्टी किस नेचर की है, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये 2 टॉपिक आप इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी में सेमेस्टर 4 में पढ़ चुके हैं। मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा यहाँ। जी, अब नोट कीजिए कि पानी फ्लो हो रहा है, वेटलैंड की तरफ जा रहा है, उसके रास्ते में वेजिटेशन मौजूद है। अब ये वेजिटेशन कई किस्म की हो सकती है, दरख्त हो सकते हैं, झाड़ियाँ हो सकती हैं, हर्बेशियस प्लांट, जौन से भी पौधे मौजूद हैं। जहाँ पे वेटलैंड है वहाँ पे ज़्यादा पानी कुछ ना कुछ ज़मीन के अंदर जज़ब हो गया, और वहाँ की मिट्टी और इवन जो रूट्स हैं उस इलाके में प्लांट्स की, वो किसी भी किस्म के प्लांट्स हों, वो उस पानी को फ़िल्टर करने का काम, वो जो फ़िज़िकल फ़िल्ट्रेशन या मैकेनिकल फ़िल्ट्रेशन होती है, ये वाला प्रोसेस डेफ़िनेटली हो रहा होता है। दूसरी चीज़ कि हम खुद वेटलैंड किसी भी ऐसे इलाके में जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं, पानी को साफ़ करने के लिए, खुद स्पेसिफ़िक प्लांट्स ऐसे ग्रो कर सकते हैं, जो तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं, ज़मीन को बाइंड भी करके रखें मिट्टी को, और पानी की सफाई में मदद भी है। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा किया भी जाता है, और ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें सिर्फ उन इलाकों में या वहीं पे हो सकती है जहाँ पे बाकायदा वेलफेयर स्टेट्स मौजूद हों। आई एम श्योर यू नो व्हाट इज़ ए वेलफेयर स्टेट। ये समझते हैं वेलफेयर स्टेट्स क्या होती हैं जी? कोई जो ऐसी स्टेट जिधर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो और उनको अ, फॉलो भी करते हो लोग भी और गवर्नमेंट भी करवाती हो। आपने जो कहा है वो तो किसी और ऐसे दुरुस्त है, लेकिन ये वेलफेयर स्टेट में कुछ और भी चीज़ें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। वेलफेयर स्टेट जो कुछ आपने कहा है वो सब कुछ होगा, लेकिन उसके साथ मजीद 2 तीन चीज़ें।
वो स्टेट जो आम लोगों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, और अगर फर्ज कीजिए एक बंदा बूढ़ा है, बीमार है, कोई बच्चे यतीम हैं या ऐसे लोग जो माजूर हैं, गवर्नमेंट उनको बाकायदा खुद प्रोवाइड करती है, उनको रिहाइश फैसिलिटी, ये इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, खासतौर पर जिन लोगों का जिक्र किया गया। बल्कि जो ज़्यादा अब और बेहतर कंट्रीज़ हैं, यूरोप में कह लीजिए खासतौर पर, वहाँ तो अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है, एक जवान बंदा है जो काम कर सकता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिली है, तो उसको भी स्कॉलरशिप दिया जाता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी प्रॉपर मेंटेन, और वो जो अपने इन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो उन फैसिलिटी से ज़्यादा हैं जो हमारे यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे यहाँ तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि कितनी फैसिलिटीज़ हैं और किसको प्रोवाइड की जा रही हैं और किसको प्रोवाइड नहीं की जा रही। बहरहाल जो वेलफेयर स्टेट रीज़न ये होती है कि वेलफेयर स्टेट में हर काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। पहले रूल्स रेगुलेशन आ जाते हैं, हाँ कैसे भी हों, और फिर उन पे अमल दरामद होता है। अब हमारे यहाँ आजकल रूल रेगुलेशन बंद हो जाते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद प्रॉपर नहीं होता, और उसकी रीज़न मल्टीपल रीज़न है, बहुत सी रीज़न है। बहरहाल जहाँ भी वेलफेयर स्टेट्स हैं वहाँ पे बाकायदा कानून साजी की जाती है, और फिर सब लोग मिल के उस पूरे प्रोसेस को देखते भी हैं, चेक भी करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, और उसको मेंटेन भी रखते हैं। हमारे यहाँ खुद देख लीजिए कि कोरोना, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लोगों को बहुत आगाह किया, इन्फॉर्म किया, ये खतरनाक मसला है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। रोज़ों के आखिर में जब लॉकडाउन खोला गया है, तो ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे, एक-एक बीबी 8-8 बच्चों को लेके बाज़ार में घुसी, और एक-एक दुकान में ऐसी 20-20 ख़वातीन घुसी हुई हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलना था, वो अब आपके सामने आना शुरू हो चुका है। जी, वेटलैंड के हवाले से कुछ चीज़ें। फ़र्ज़ कीजिए सॉइल उस इलाके में गर्मी ज़्यादा है, सॉइल ड्राई है। अगर सॉइल ड्राई है, तो 2 चीज़ें होंगी, तो बहुत सा पानी वहाँ जज़ब भी हो जाएगा, मिट्टी की कंडीशन बेस करते हुए वो परफेक्ट भी गिरेगा और हरियाणा भी होता रहेगा। एक अगर इलाका ऐसा है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, वहाँ से पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता और मिट्टी में रेत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, और अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो, जगह ज़्यादा नीची हो, पानी का फ्लो ज़्यादा हो, तो वो जगह पॉसिबिलिटी है कि वो वाटर लॉगिंग में चली जाए। अब वाटर लॉगिंग के नाम से वाकिफ़ हैं, और क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये थे जी 2-3 पॉइंट्स जो कि इससे रिलेटेड थे। याद रखिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इलाका वाटर लॉग्ड है और हम उसको फिर यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, उसके भी प्रोसीजर्स मौजूद हैं। अब चूँकि मैंने इकोलॉजी आपको नहीं पढ़ाई हुई, वो वाला जो बॉटनी के टॉपिक्स हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर एक इलाके में जो वेटलैंड है और वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई है, उसको भी आपने काबिल इस्तेमाल बनाना है, उसका जो आसान तरीन तरीके हैं, या जो मुख्तलिफ ईज़ी, जिसमें कम से कम खर्च होगा, आप उनसे कुछ हद तक वाकिफ़ हैं कि नहीं वाकिफ़? याद है कि नहीं है? क्लास की तरफ से कोई जवाब दे, कोई स्टूडेंट? नो सर आंसर? किस बारे में? एक इलाका वाटर लॉग्ड है, वेटलैंड है और वो वाटर लॉग हो गया, उसमें हम ज़ुबान में इसको सेम कहते हैं, सेम आ गई। हम उसको काबिल इस्तेमाल बनाना चाह रहे हैं। क्या कोई ऐसा मेथड है कि उसको भी काबिल इस्तेमाल बना लिया जाए, उसका भी यूटिलाइज़ेशन हो सके? और मेथड भी ऐसा होना चाहिए जिसमें खर्च ज़्यादा ना आए, कम खर्च बैलेंसिंग वाला मेथड। टॉपिक मैंने इसलिए आपसे पहले पूछ लिया है कि सेमेस्टर 4 में आपने फिजियोलॉजी इकोलॉजी पढ़ी है, बॉटनी में, और ज़ाहिर है किसने पढ़ाई है, ये तो आपको मालूम होगा। वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी बहुत मशहूर टॉपिक्स हैं, और रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग सॉइल, रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन सॉइल तो एक बड़ा आम क्वेश्चन है इकोलॉजी का, और बॉटनी की इकोलॉजी में जो कि डिस्कस हो रहा है। किसी को याद नहीं रहा? सर सैलिनिटी है तो एसिडिटी को बढ़ा देंगे। दोबारा बताएं क्या कहा आपने? सर सैलिनिटी है ना तो एसिडिटी को बढ़ा देंगे, इसके अंदर नहीं बेटा, H2SO4 नहीं, आपने एक दफा बताया था, वो आपने दो चीज़ों का मिक्स कर दिया है। मैंने पहले तो सवाल पूछा, सवाल ये था कि वाटर लॉग्ड एरिया है, एरिया वाटर लॉग हो गया है, सेम आ गई है।
उसको रिक्लेम करने का कोई मेथड जो आपने पढ़ा होगा, याद है कि नहीं याद है? आपने जो मेथड बताया है, ये तो आपने एस्टेक, सेलाइन, साइल, अगर वो एस्टेक हो, क्योंकि आपने जो फिर बोला है दोबारा बोल दीजिए, आपने क्या कहा था, क्या डालेंगे उसमें? सर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का बताया था एक दिन शायद। जी, ये वहाँ पे ऐड होगा। अगर मिट्टी बेसिक हो, ज़्यादा बेसिक है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर उसकी जो पीएच है 8-9 की रेंज में चली गई है, तो उसको नॉर्मल न्यूट्रल फील लाने के लिए इसमें एसिड ऐड किया जाता है। लेकिन वो तो हो गया सैलिनिटी के हवाले से हो गया ना, मैं इस वक्त वाटर लॉगिंग के हवाले से पूछ रहा हूँ, जो हमारा मौजूदा क्वेश्चन है वाटर लॉगिंग के बारे में। जी नहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा। जी सर बिल्कुल। प्रॉपर ड्रेनेज के थ्रू। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है रिमरा। ड्रेनेज कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने असल तो यही सवाल था, जो आपने जवाब जवाब ठीक है, लेकिन उसकी वजह चाहिए ना कि वो ड्रेनेज आप कैसे करें। सर ट्यूबवेल्स के जरिए और कैनाल्स अगर जो नियर बाय हो किसके जरिए। चलें, आपका जवाब कुछ भी दुरुस्त है। जो ट्यूबवेल्स हैं वो तो उसका मकसद ये होता है कि आपने वहाँ से पानी को निकालना है, लेकिन ये याद रखिए कि जब आप ट्यूबवेल लगाएंगे तो बिजली, और पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है कि बिल देते हुए बंदे के कड़ाके निकल जाते हैं, तो ये महंगा है। अब मैं इसको आसान तरीके की तरफ जा रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा था कि जो ज़्यादा महंगा बात करता हूँ, सबसे आसान मेथड ये है कि उस इलाके में, जिसको हम ज़बान में नहर कहते हैं, छोटी वाली नहरें, खालें कह लें, छोटी छोटी खालें जो मैनुअली बन सकती हैं और मशीन से बन सकती हैं। अब जहाँ जहाँ पे आप खालें बनाएंगे, आसपास से पानी सीप होकर उन खालों में आ जाएगा और आगे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। किसी भी वाटर लॉग्ड इलाके से पानी को निकालने का सबसे सस्ता तरीका, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेम। याद रखिए, एक तो सेम सेम थोर वाला सेम है, एक ये है बस कि आप अपने ही सिटी से लाहौर की तरफ जाते हैं तो बत्ती चौक से आगे सब्जी मंडी आती है, सब्जी मंडी को क्रॉस करते ही उसको सेम कहते हैं, और सेम वाला पुल किसी ने, जो लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ से गुजरे हों, कितने लोग समझते हैं उस सेम से कौन कौन बात करते हैं? कालमन मोहल्ले का नाम रहमानपुरा है। ये, मोहल्ला का कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में शायद यही वाला। और ये वो रोड है जो उसके साथ साथ चलती है, और शरकपुर चौक जहाँ पे जामिया फरूकिया है, उसके पास से वो भी सेम गुजर रही है। ये मैं सेम की बात कर रहा हूँ। कितने लोगों ने तो उसको वहाँ सेम, पे कितने लोगों ने ये सेम देखी हुई है? चलिए ये बता दीजिए। मैंने सर सर हमारा स्कूल वहीं पे था। चलें ठीक है जी, कुछ लोगों ने वो सेम देखी हुई है। जैसे यहाँ पे है, ऐसे ही और इलाकों में भी, अगर आप फरुखाबाद की तरफ जाए तो यहाँ भी रास्ते में सेम आती है गालिबन, ये इसको क्रॉस करते ही मच्छी को शत क्रॉस करते हैं तो सेम आ जाती है फरुखाबाद जाते हुए। बहरहाल सेम एक बहुत याद रखिए, जो ये सेम है ये बहुत पहले जो हमारा ये इलाका है डिस्ट्रिक्ट सारे का सारा, ये 1960-70s के ज़माने में हाईली वाटर लॉग था, और ये सेम उस वक्त उस पानी को ड्रेन करने के लिए बनाई गई थी उस दौर में। और उस दौर में चूँकि बिजली सस्ती थी, तो ट्यूबवेल की मदद से भी पानी को निकाल निकाल के इन सिंकों में डाला गया था। बहरहाल एक और मेथड भी है कि मिट्टी के बने हुए पाइप, जो आम मिट्टी होते हैं, जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, अगर आप मिट्टी के प्याले और मिट्टी के घड़े वगैरह से वाटर करते प्रणाली से, उसके बने हुए पाइप ज़मीन के अंदर दबा दिए जाते हैं, वो चूँकि पोरस होते हैं, उस ज़मीन में से पानी सीप होकर उन पाइप्स में, और वो पाइप्स आम ड्रेन पाइप की तरह से पानी को लेके बाहर आउटलेट्स की तरफ जाते हैं। और इस तरह से वेटलैंड को, अगर वाटर लॉग हो चुका हो, उसको फिर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, वहाँ से पानी का ड्रेनेज आगे की तरफ किया जा सकता है। ऐसे ही अगर वहाँ पे रेत, अगर क्ले ज़्यादा हो कहीं पे, तो वहाँ पे रेत ऐड किया जा सकता है, रेतली मिट्टी ऐड की जा सकती है। रेत बहुत सस्ती है, मेरे अवेलेबल है हमारे यहाँ, जो बहुत से इलाकों में अवेलेबल है, और उसको भी वहाँ पे मिक्स करके उसकी ड्रेनेज प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये था जी वेटलैंड्स के हवाले से चंद चीज़ें। अच्छा, अब वेटलैंड में अगर पॉन्ड या लेक मौजूद है, तो वो जगह एक और ख़ास बात की हामिल है कि वहाँ पे आप फिशरीज, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ फिश ग्रो करने का रवाज है, फिश खाई जाती है। दुनिया के बाकी ममालिक में तो राना साहब और झींगा साहब और इस तरह की जो बाकी चीज़ें होती हैं, घोंगे, सिपियाँ, स्नेल्स, ये सब कुछ चीज़ें खाई जाती हैं। हमारे यहाँ स्वाइप फिश की और चीज़ें खाने का रिवाज नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया में जहाँ भी वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे एक सारी की सारी एक्वेटिक लाइफ को प्रमोट किया जाता है, और फिर उनसे उनको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के हवाले से। ऐसे ही अगर उसको प्रॉपर मेंटेन किया जाए तो ये जगह पार्क के तौर पे भी काम कर सकती है। उसको एज
और तफरी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इलाका दूर दराज हो तो उसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी बनाया जा सकता है। बहुत सी वाइल्ड लाइफ अगर वहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन कर दी जाए तो वहाँ पे बहुत से जानदार बड़े आराम के साथ रह सकते हैं। और बहरहाल ये है कि वो तमाम यूटिलाइजेशन जो इस तरह के किसी भी इलाके से हम गेन कर सकते हैं, गेन की जा सकती है। ये था जी ऑल अबाउट इसकी यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल। और एंड के ऊपर अगर फर्ज कीजिए करीब कोई स्ट्रीम जैसे हमारे नाले हैं या कोई रिवर मौजूद हो तो एक्स्ट्रा पानी को वहाँ से ड्रेन करके स्ट्रीम्स में या कनाल्स वगैरह में ऐड किया जा सकते हैं और उसकी मजीद यूटिलाइजेशन बेहतर और बेहतर हो जाती है। बहरहाल वेटलैंड को खुद इंजीनियर किया जा सकता है। नेशनल वेटलैंड भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद अगर इंजीनियरिंग का मतलब होगा ये मैंने जो बयान किया था कि आप वहाँ पे खुद ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप वहाँ पे खुद वेजिटेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, इवन मिट्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग कहला है और उस एरिया की वैल्यू जो है वो ज़्यादा। अपने माइक पर रखा करें बेटा, आपने कितनी बार बताता हूँ आप लोगों को। अस्मा मुश्ताक, अस्मा आप गायब हो गए। वेयर इज अस्मा मुश्ताक? स्टूडेंट 27 हो गए हैं, पहले ज़्यादा थे, कम हो गए हैं, क्या हो गया इनको? चलो जी, हमारा टाइम जस्ट खत्म होने वाला है, चंद एक मिनट बाकी रह गए हैं। इस रेफरेंस से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो मैंने जिक्र किया था प्लांटेशन के हवाले से, उसमें दोबारा नोट कीजिएगा, आप इस बात से वाकिफ हैं, ये बात आप पहले कहीं और पढ़ चुके हो गए कि प्लांट्स का वो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं या छोटे पौधे हैं, हर्ब्स, उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और काफ़ी उनका जो है दोनों चीज़ें हैं कि एक तो उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत मशहूर एग्जांपल जो कि आप लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि राई प्लांट ठंडे इलाकों में पैदा होने वाला, यूरोपियन और अमेरिकन इलाकों में जस्ट 1 मीटर हाइट है, पौधा चावल जैसा है तकरीबन, गंदम चावल का पौधा जिस तरह का होता है, यानी कि अर्बेशियस प्लांट है, छोटे साइज का। पौधे की अपनी हाइट जस्ट 1 मीटर यानी 3 फुट है और उसकी रूट्स की लंबाई 600 किलोमीटर। अब सोचिए वो 600 किलोमीटर कैसे हुआ? रूट, ब्रांच रूट, उनकी ब्रांचेस, मजीद ब्रांचेस और उनके ऊपर मौजूद रूट है, ये सब मिल के उसकी लंबाई और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मिट्टी में जहाँ पे भी ये रूट्स मौजूद हैं, जब वहाँ से पानी फ्लो हो रहा होगा तो ये उसमें से कुछ चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करेंगे और फ्लोकुलेशन, कोएगुलेशन, क्योंकि यहाँ से जो केमिकल्स होते हैं वो भी अपना इफेक्ट शो कर रहे होते हैं और इस तरह से पानी को साफ करने में बहुत सा मदद भी वो करते हैं पौधे जिस इलाके में वो मौजूद होते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम बाकी है, टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल से हम कुछ और किसी टॉपिक को, पोल्यूशन को छोड़ते हुए किसी और टॉपिक मूव करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।